हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, जहां हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टैटिस्टिक्स पे डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम 10 एमसीक्यूज रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे थे, बट आज मोर देन 80 प्लस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अगेन इन एग्जाम्स की बात करें तो आइदर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, एसएससी सीजीएल, आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ r इज इक्वल टू 0.7 देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम निकालते हैं आर स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 0.49, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इन सब पे हमने डिटेल डिस्कशन सेशंस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट इज द टू रिग्रेशन लाइन्स आर गिवन, इफ वेरिएंस ऑफ x इज 4 देन द वेरिएंस ऑफ y इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आपको ये चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा इक्वेशन x ऑन y है और कौन सा y ऑन x है। क्या हमने इस पे भी क्वेश्चंस पहले से अपलोड किए हुए हैं? हाँ, इस टॉपिक पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो देखो, सबसे पहला मेरे पास इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। मान लेते कि पहला इक्वेशन x ऑन y है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y/3, और यहाँ से हो जाएगा, अगर ये मान लो y ऑन x है तो y इज इक्वल टू 3/4x। अब हमें पता है कि ये जो यहाँ पे 1/3 है, ये क्या है, bxy इज इक्वल टू 1/3 आ गया, और यहाँ से byx इज इक्वल टू 3/4 आ गया। अभी तक तो सही है, क्योंकि दोनों ही लेस देन 1 है एंड दोनों का ही साइन क्या है, पॉजिटिव है। हमने ये सब पॉइंट पहले डिस्कस किया हुआ है। अब इससे अगर हम r का कैलकुलेशन करेंगे तो अंडर रूट bxy मल्टीप्लाई बाय byx कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, 3 कट जाएगा, और हो जाएगा 1/2, जिसको हम कह सकते हैं 0.5। तो सही है, bxy की वैल्यू पॉजिटिव है, byx की वैल्यू पॉजिटिव है, और r की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पहला इक्वेशन x ऑन y है और दूसरा इक्वेशन y ऑन x है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें ये बात पता है, हमने फॉर्मूला जो डिस्कस किया हुआ है कि bxy का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला है r स्टैंडर्ड डिविएशन x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन y, और byx का फॉर्मूला क्या है, r स्टैंडर्ड डिविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x। मेरे पास r दिया है, हाँ दिया है, मेरे पास bxy भी दिया है, लेट्स से bxy से सॉल्व कर रहे हैं, एंड वेरिएंस ऑफ x दिया है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकल जाएगा। तो क्या हम वेरिएंस ऑफ y निकाल सकते हैं? बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4, क्योंकि वेरिएंस कितना दिया है 4, और स्टैंडर्ड डिविएशन y हमें निकालना है अभी फिलहाल के लिए। तो 1/3 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन y, और हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन y इज इक्वल टू 3। सीधे सीधे आप इसको न्यूमरेटर में ले आना और इसको इधर न्यूमरेटर में ले आना। क्या हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मांगा है? नहीं, हमसे तो वेरिएंस ऑफ y मांगा है। तो हम सीधे सीधे इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ 5, 5, 5, 7, 9, 10, 10, 10 इज। अब देखो 3 5 है, 3 10 है, तो क्या मोड एक से ज़्यादा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 5 एंड 10 के दोनों ही मोड है। नेक्स्ट, in the method of concurrent deviations only the changes of signs in the values of the variables are taken into the account of the calculation of। अब concurrent deviation की बात करें RC, तो इसका कैलकुलेशन हम किसके लिए करते हैं? फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द ऑब्जर्वेशन दिस इज। अब सबसे पहले देखो, मीन डेविएशन अगर हमें निकालना है तो ये होगा समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। क्लियर? यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं निकालना है। क्या हम मॉड डी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। पहले तो देखो x दिया हुआ है 0, -1, 4। अब सबसे पहले हम लोग इसका मीन निकालेंगे, तो मीन कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3, और हम कह सकते हैं 1। तो मेरे पास जो d आएगा वो कैसे आता है, x माइनस मीन करके। तो x माइनस मीन करोगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 3। क्या हमें डी चाहिए? नहीं, हमें तो मॉड डी चाहिए। मॉड डी मतलब कोई भी साइन हो आपको उसको नलीफाई करना होगा। ये हो जाएगा मेरे पास 6। मॉड डी का समेशन आ गया, तो मीन डेविएशन तो बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। मॉड डी आया 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया है।
नेक्स्ट, फॉर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ए बी सी की वैल्यू दी है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। अब देखो, जब भी हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट की ना, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब आप निकालोगे ना, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी हमेशा, ठीक है। तो अब इस केस में हम मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये क्या है, ये के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो के हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, k/3, और ऐसे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो ये हो जाएगा k/2। बस ये सॉल्व करने के लिए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे k/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू रखेंगे k/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू k है। ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। या हम एलसीएम ले लें 6, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2k प्लस 6k इज इक्वल टू 1 और 11k इज इक्वल टू 6 और k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6/11 आ गई। तो सीधे सीधे जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ c है ये कितना आ गया, 6/11। तो क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि 6/11 k की वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी ऑफ b था क्या, k/3 था, तो ये हो जाएगा 2/11। और ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 2 और हम कह सकते हैं 3/11। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ज़रूरत नहीं थी हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए था, जो कि 6/11 एंड 2/11 है। आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी बोला है कैलकुलेट करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी की, उसकी वैल्यू तो 0 होगी ना, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब b की वैल्यू कितनी थी, 2/11 और c की वैल्यू कितनी थी, 6/11, तो ये हो जाएगा 8/11। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, 8/11। नेक्स्ट, इफ r इज इक्वल टू -0.9, अब -0.9 है तो ये किसको इंडिकेट करता है, देयर इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स एंड चेंजेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, द assumption of linear correlation is valid, the correlation between population variables is significant, all of these। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, कि अगर ये नियर टू 1 है और -1 है तो इस केस में ये लीनियर कोरिलेशन भी दिखा रहा है और हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है बिटवीन 2 वेरिएबल्स, जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 कट कर देंगे, इसमें मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजेस ऑब्जर्वेशन ऑन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, येस। अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, हाँ। रिलेट्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि हम जो टेबल बनाते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी अलॉट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी अलॉट करना मतलब क्या हो गया कि जब एक ही ऑब्जर्वेशन कई बार अकर करता है। तो ये तीनों चीज़ें करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हमें मीडियन कैलकुलेट करने बोला है। बहुत सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट कर लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n इज इक्वल टू 7 है, जो कि ऑड है, तो सीधे सीधे ऑड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। अच्छा, हमेशा याद रखना कि सबसे पहले आपको सीरीज़ को अरेंज करना होता है, क्योंकि ये सीरीज़ अरेंज है इसीलिए मैं इसको फर्दर अरेंज नहीं करना पड़ा। तो 4th टर्म मतलब क्या हो गया, 6, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 6। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो एंड इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे और इसका डिटेल सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हमने बताया कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, 1। द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज इन अ सैम्पल इज इक्वल टू, जब आप सारे रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आती है, 1 के। The ordinal classification is the classification of data on the basis of attributes, yes. The classification of data on the basis of numeric characteristics, no, वो cardinal हो गया। The classification of data on the basis of qualitative data, yes। अगर ordinal की बात करें तो ordinal मतलब हम quality की बात करते हैं और quality मतलब attributes, तो correct answer होगा D, both A and C। अगर हम numeric plus quantitative की बात करें तो फिर वो हो जाएगा हमारा cardinal। Next, if the mean of 2 values is given and harmonic mean भी given है, तो क्या हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, हाँ।
अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। हमारे पास दोनों की वैल्यू दी है 16 एंड 9, सीधे सीधे हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 12। नेक्स्ट, द 8th डिसाइल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज। अब 8 डिसाइल है तो डिसाइल फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको इस ऑब्जर्वेशन को अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो जाएगा 15, 18, 28, 29, 30, 34। जो जो डेटा लिखते जा रहे हो उसको कट भी करते जाना। 35, 34 दो बार है, 42, 45। अब मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें क्वेश्चन में D8 कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 + 1 डिवाइडेड बाय डिसाइल कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है? 10 पार्ट में। तो ये हो जाएगा 8.8 टर्म। अब 8.8 टर्म कैसे निकालते हैं? हमने बताया है कि हमारा जो 8th टर्म है वो है 35, तो ये हो जाएगा 35 + 0.8 9 टर्म माइनस 8th टर्म दैट इज 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 40.6, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज। अब स्लोप पूछ रहा है x ऑन y का, तो x इज इक्वल टू बी वाई, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा बी एक्स वाई। अब क्योंकि स्लोप पूछा है तो हम लोग हमेशा ये वैल्यू लेते हैं ना जो डिनोमिनेटर में रहती है, तो करेक्ट आंसर होगा सी 1 डिवाइडेड बाय बी एक्स वाई। नेक्स्ट, इफ द टू रिग्रेशन लाइन्स इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है। हमेशा जैसा हमने प्रैक्टिस में बताया भी है कि फर्स्ट इक्वेशन को एक्स ऑन वाई ले लो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -9y, और दूसरा इक्वेशन y ऑन x ले लो तो y इज इक्वल टू -4x। अब देखो सीधे सीधे यहाँ पे -9 आया एंड -4 आया, तो ठीक है, माइनस साइन तो ठीक है, बट क्या दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं, बट यहाँ दोनों 1 से ज़्यादा है, मतलब पहला इक्वेशन x ऑन y तो नहीं है, तो हम पहला इक्वेशन क्या ले लें? y ऑन x ले लें। यहाँ हो जाएगा 9y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू -1/9x। वैसे ही जब हम इस इक्वेशन को x ऑन y लेंगे तो ये होगा 4x इज इक्वल टू -y और x इज इक्वल टू -1/4y। दोनों माइनस में है, दोनों 1 से कम है, ठीक है। अब r इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर लो, सीधे अंडर रूट कर देना, ये by x हो गया, ये bxy हो गया, तो जो आएगा वैल्यू वो आएगा 1/6। r की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली होगी, तो आएगा -1/6। अब तीनों की साइन माइनस में है, क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? स्टैंडर्ड डिविएशन x, स्टैंडर्ड डिविएशन y। हम किसी भी एक इक्वेशन से, लेट से फर्स्ट इक्वेशन जो y ऑन x का था, तो उससे अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज by(x) इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डिविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x होता है। by(x) हमने निकाला -1/9, r निकाला -1/6, और स्टैंडर्ड डिविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x हमारे पास नहीं दिया हुआ है, माइनस माइनस कट गया। हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन x इज टू स्टैंडर्ड डिविएशन y निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन y, ये कितना हो जाएगा? 9/6, और हम कह सकते हैं 3/2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा a 3:2। क्लियर। सिर्फ आपको प्रॉपरली फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.6, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक इज 66, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? ये क्वेश्चन भी सिंपल है, फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, सीधे मेरे पास वैल्यू दी हुई है r की 0.6 इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन -6 मल्टीप्लाई बाय समीशन d स्क्वायर जो कि 66 है डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी n स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 990। और हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन में बताया कि ऑप्शन की हेल्प ले लेना, नहीं तो इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब मान लो n अगर हम 10 ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर मतलब 100 -1, और इसको सॉल्व करके भी 990 आएगा, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? 810। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स गिवन है, कोवेरिएंस गिवन है, वेरिएंस ऑफ x गिवन है, क्या हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकाल सकते हैं? हाँ, हमने कार्ल पियर्सन का जो फर्स्ट फॉर्मूला बताया था उसी पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। कोवेरिएंस 20 दिया हुआ है, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x 16 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा। अब आप अंडर रूट ओपन कर सकते हैं, हम जैसे ही अंडर रूट ओपन करेंगे ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन y, और स्टैंडर्ड डिविएशन y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 6.25, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ हार्ट और अ क्वीन? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल कैसे है? देखो, अगर हम लोग कार्ड की बात करें तो उसमें टोटल हार्ट के पैक्स
हार्ट के कार्ड्स कितने होते हैं 13 और क्वीन के कितने होते हैं 4। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 13/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/52 एंड पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी। एक ऐसा कार्ड होगा जो कि क्वीन भी होगा और हार्ट भी होगा, तो 1/52। क्लियर। अब क्या हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि और पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 4/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/52। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 4/13 जो कि ऑप्शन सी में दिया है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस आर टू बी अरेंज्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वोवेल्स अकर एट इवन प्लेसेस। ये क्वेश्चन भी आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड जिसका आंसर करेक्ट होगा हम उसका आंसर पिन भी कर देंगे एंड साथ ही साथ इसका डिटेल सोल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन होता है, इज इक्वल टू मोड होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। When all the observations occur with equal frequency, then which one of the following does not exist? देखो अगर equal frequency है तो मोड नहीं हो सकता, क्योंकि मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा टू मोड। नेक्स्ट, द रो हेडिंग इज ऑल्सो नोन एज, रो की हेडिंग को हम स्टब कहते हैं, कॉलम की हेडिंग को कैप्शन कहते हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम क्वालिटी के लिए यूज होता है, स्पेस के लिए यूज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए और सी। एंड अगर यही वर्टिकल पूछा होता तब क्वांटिटी प्लस टाइम होता। नेक्स्ट, द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अब हमसे Q3 पूछ रहा है, बहुत ही सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको इस डेटा को अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर, 10, 14, 15, 16। देखो ये है 10, 14, 15, 16, उसके बाद है 18, 18, 19, 20, 19, 18, 18, 20, अच्छा 18 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो हम एक बार यहाँ पे और ऐड कर दे रहे हैं। फिर मेरे पास है 22, 23, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमसे क्वेश्चन में Q3 फाइंड आउट करने बोला है। 3, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 3 × 12 डिवाइडेड बाय 4 और 9 टर्म, तो 9 टर्म देख लो क्या है, 9 टर्म है 20, तो करेक्ट आंसर होगा D20। नेक्स्ट, फॉर एनी टू नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज, देखो रेंज से कंपेयर किया है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो जो वैल्यूज़ दी हैं वो दी है 2 और 4, तो रेंज कितना हो जाएगा 2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, तो x है 2, 4, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 16, इसका टोटल 20, इसका टोटल 6, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो वैल्यू कितनी आ रही है, √1 और हम कह सकते हैं 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रेंज का क्या होगा हाफ, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7, तो परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड कितना होगा। अब आर कितना दिया हुआ है 0.7, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज अकाउंटेड वेरिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.49 एंड अनअकाउंटेड वेरिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.51 और हम कह सकते हैं 51%। इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास डाली हुई है। इफ r इज इक्वल टू 1, द एंगल बिटवीन रिग्रेशन इक्वेशन इज, अगर r 1 है तो 0 डिग्री होगा और अगर r 0 होता तब परपेंडिकुलर होता तो 90 डिग्री होता। करेक्ट आंसर होगा a 0 डिग्री। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ c 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है और a भी 0 से बड़ा है, देन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज, अब देखो क्योंकि सब 0 से बड़े हैं तो +1 एग्जैक्ट नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, if letters of the word pencil are arranged in a random order, the probability that n is always next to e। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले देखो पेंसिल में हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 6, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है 6 फैक्टोरियल, जिसको सॉल्व करके आएगा 720। अब कह रहा है n और e हमेशा अगल बगल रहेंगे, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ही अल्फ़ाबेट है, बाकी बचे 4, तो 4 + 1 5, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि e और n एक ही अल्फ़ाबेट है, तो टोटल 5 फैक्टोरियल हो गया। मल्टीप्लाई बाय e और n को हम एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, e की जगह n, n की जगह e, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 240
और क्वेश्चन में हमसे यही बोला कि n और e हमेशा एक दूसरे के अगल बगल रहें, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 240, तो 240 डिवाइडेड बाय 720, मतलब आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 240 और टोटल आउटकम कितनी है 720, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/6, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, 8 persons are to be arranged in a row. What is the probability that there are exactly 3 person between टू पर्टिकुलर पर्सन ए एंड बी? ये भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अगर 8 पर्सन है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा कॉम्बिनेशन 8 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन टू पर्टिकुलर पर्सन ए एंड बी? तो यहाँ पे हम ये जो 3 पर्सन है इनको एक ही पर्सन के बराबर मान लें, तो 8 में से इन 3 को अगर हम एक मान रहे हैं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी बची 6 फैक्टोरियल की, मल्टीप्लाई बाय इन 3 को हम आपस में एक दूसरे की प्लेस पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जो हमसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछा है 3 पर्सन्स बिटवीन टू पर्टिकुलर पर्सन की, वो हो गई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। एंड टोटल आउटकम्स की क्या प्रोबेबिलिटी है 8 फैक्टोरियल, तो सीधे सीधे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3/28, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। जो प्रोबेबिलिटी है हस्बैंड के सिलेक्शन की वो है 1/7 और वाइफ के सिलेक्शन की है 1/5। अब देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। केवल एक ही सिलेक्ट हो रहा है, तो अगर हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ नहीं सेलेक्ट होगी और वाइफ सेलेक्ट होगी तो हस्बैंड नहीं सेलेक्ट होगा। क्लियर? ए के सेलेक्ट होने के चांसेस, हस्बैंड के सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं 1/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1/7 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कितना हो जाएगा 6/7। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाइफ के सिलेक्ट होने के चांसेस 1/5 है, तो वाइफ के ना सिलेक्ट होने के चांसेस कितने होंगे 4/5। क्लियर? तो हमसे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछा है वो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी। तो यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट है 4/5। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट है 6/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5। बस आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर आना चाहिए ए 2/7। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, बहुत ही ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बी 55। नेक्स्ट, मोड डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ, अब मोड क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो ये ओरिजिन पे भी डिपेंड करता है एंड स्केल पे भी, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, अब अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात करें तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। इस पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, करेक्ट आंसर होगा बी। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द ऑब्जर्वेशन 0 - 1 4 इज, अब ये क्वेश्चन ऊपर भी सॉल्व करवाया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ए 2। नेक्स्ट, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ दिस इज, अब क्वार्टाइल डेविएशन मतलब सिंपली क्या हो गया Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले अरेंज करना होगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि ऑलरेडी अरेंज करके दिया है। तो Q1 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज सेकेंड टर्म, और Q3 कितना हो जाएगा 6th टर्म। तो सेकेंड टर्म हो गया 10 और 6th टर्म हो गया 19। तो क्वार्टाइल डेविएशन सीधे सीधे कितना हो जाएगा 19 - 10 डिवाइडेड बाय 2, और हम कह सकते हैं 9/2, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 4.5। नेक्स्ट, if probability that horse A wins the race is 1/5 and that horse B wins is 1/4, what is the probability that at least one of them wins the race? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में, अब जहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक रेस जीते, तो आपको पता है एटलीस्ट 1 वाली बात हो रही है, तो आप क्या करना ना कि 1 से माइनस कर देना कोई एक, मतलब एक या एक से ज़्यादा। तो हम ये मान लेते हैं कि हम 1 से सीधे सीधे एटलीस्ट 1, तो 1 या 1 से ज़्यादा है, और तो अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे 0 की। हम ये मान रहे हैं कि अगर दोनों ही ना जीते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, कि दोनों ही ना जीते तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना हो जाएगा 4/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना हो जाएगा 3/4। ये कट गया,
ये बचेगा 1 माइनस 3/5 और हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा 2/5 की एटलीस्ट किसी एक या एक से ज़्यादा के जीतने की चांसेस होगी 2/5, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0.5. Later it was noticed that the ranks to x and y are given as 2 and 9 and are wrongly given as 4 and 7. The correct value of correlation coefficient is same pattern पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर, जो कि हमारे पास नहीं दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो 10 स्क्वायर माइनस 1। आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करके जो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 82.5। अब हमें पता है कि ये जो समेशन, ये जो डिफरेंस ऑफ रैंक का स्क्वायर दिया है ये इनकरेक्ट है, तो हमें करेक्ट कैलकुलेट करना है। तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर जो कि 82.5 है प्लस डिफरेंस किसका होना चाहिए था 2 and 9 का, दैट इज 7 का स्क्वायर, ये करेक्ट है। और इनकरेक्ट क्या है 4 and 7 हमने लिया था तो इसका डिफरेंस लिया होगा, दैट इज 3 का स्क्वायर लिया होगा तो उसको माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 122.5। जब करेक्ट समेशन डी स्क्वायर आ गया तो क्या हम रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 122.5 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 दैट इज 99। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.7424 इस पोर्शन को सॉल्व करने पे। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2575 जो कि ऑप्शन सी में दिया है 0.26, तो करेक्ट आंसर होगा सी 0.26। नेक्स्ट, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कब होती है? जब +1 या -1 हो, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर, हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि पाई डायग्राम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनका टोटल के साथ क्या रिलेशन है वो कैलकुलेट कर पाए, दैट इज कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। लैटिन में स्टेटस होता है, लैटिन में स्टैटिस्टा होता है, बट फ्रेंच में क्या स्टैटिस्टिक होता है? नहीं, लास्ट में QUE होता है। के कहाँ होता है? जर्मन में। तो करेक्ट आंसर होगा सी कि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, द वेरियंस ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर इज। सिंपल है कि x की वैल्यू मेरे पास दी है 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या हम x स्क्वायर निकाल सकते हैं? हाँ, ये हो जाएगा 4, 16, 36, 64 एंड 100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x का जो टोटल आएगा वो आएगा 30 और x स्क्वायर का टोटल आएगा 220। तो बहुत ही सिंपली हम इससे स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे। 220 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी √8। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा था तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू आएगी 8, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज 50 और वेरियंस दिया हुआ है x का 25, तो वेरियंस ऑफ वेरिएबल y क्या होना चाहिए? यहाँ पे कार्ल पियर्सन का फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √25 मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ y। अब हमें पता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तो इसकी वैल्यू लाई करती है -1 to +1, तो हमें कोई ऐसा ही ऑप्शन चूज करना होगा। अब देखो पहला ऑप्शन दिया है लेस देन 100, मान लेते हैं लेस देन 100 में 25 ही रख के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 50 डिवाइडेड बाय 25 और ये आएगा 2। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हमारे पास अगर हम बात करें कोएफिशिएंट कोरिलेशन की तो उसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। अब मोर देन 100 बोला था तो मोर देन 100 में हम लोग ट्राई करते हैं 144, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 और 50 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ देखो वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो ये पॉसिबल है। क्लियर? एटलीस्ट 10, एटमोस्ट 10, ये भी नहीं होगा। एटलीस्ट 10 मतलब 10 या 100 के बीच की बात कर रहे हैं, और एटमोस्ट 10 मतलब 10 या 10 से कम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी मोर देन 100, कि अगर हम मोर देन 100 रखें तो हमारी वैल्यू आर की क्या आएगी? लेस देन 1। नेक्स्ट, two unbiased dice are thrown together, the probability that sum of the digits on the dice is more than 8। अब more than 8 की बात करेगा तो 1 के साथ अगर हम 6 भी ऐड करें तो भी 7 आएगा, और 2 के साथ 6 ऐड करें तो एग्जैक्ट 8 आएगा। यहाँ more than 8 बोला है तो देखो 3 के साथ कॉम्बिनेशन मेरा बनेगा 6 का, 4 के साथ बनेगा 5 का, 4 के साथ बनेगा 6 का, वैसे ही 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6 और 6 + 3, 6 + 4, 6 + 5, 6 + 6।
तो हमारे पास ये ऐसे 10 कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हमारी वैल्यू मोर देन 8 आएगी, और क्योंकि 2 डाइज है तो 2 डाइज मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36, 10 डिवाइडेड बाय 36, इसको हम कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5/18, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो क्या हम Q1 Q3 निकाल सकते हैं? बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। Q1 की वैल्यू होती है म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, और Q3 की वैल्यू होती है म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बहुत ही ईजिली यहाँ आप लोग म्यू मतलब मीन की वैल्यू दी है 150 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 45, तो Q1 Q3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ओगिव शोज, ओगिव का जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या शो करता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओगिव जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या शो करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, तो करेक्ट आंसर होगा ए। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टाइम, टाइम की बात करें तो हम टेम्पोरल की बात करें या क्रोनोलॉजिकल की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ओगिव, ये सेम क्वेश्चन अभी ऊपर डिस्कस किया, करेक्ट आंसर होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 52 भी रिपीटेड है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 क्लास इंटरवल गिवन है और हमसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो हमसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछा है, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। तो सेकंड का पूछा है तो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8, और क्लास लेंथ कितनी है? 59 भी इंक्लूडेड है, 63 भी इंक्लूडेड है, तो ये जाएगा 5, दैट इज सॉल्व करके आंसर आएगा 1.6, करेक्ट आंसर होगा सी 1.6। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज, सिंपल है, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो ये जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 15, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर x 10 और 17 दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम मीन x निकालेंगे, और मीन कितना आ जाएगा 13.5, सॉल्व करके देख लेना। अब हम d कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी है, तो x माइनस मीन करेंगे, ये आएगा -3.5 और ये आएगा 3.5। d स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 12.25। हमें d स्क्वायर का ही टोटल चाहिए क्योंकि हमें पता है d का टोटल हमेशा 0 आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा 24.50 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.25, और क्योंकि हमसे क्वेश्चन में वेरिएंस बोला था तो हम स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करने पे वैल्यू आएगी 12.25 जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, if variable x takes the value 12 and 24 with equal frequencies then the mean of x is, अब हमसे कह रहा है कि x अगर मान लो 12 है 24 है और इक्वल फ्रिक्वेंसीज में हम 2 ले लेते हैं, तो हमें मीन निकालना है, fx निकाल लो, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 48, इसका टोटल हो जाएगा 72 और इसका टोटल होगा 4, तो 72 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 18, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, अब क्वार्टाइल डेविएशन मतलब अभी हमने ऊपर बताया था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और Q3 Q1 कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करो, इसका आंसर होगा C 9। नेक्स्ट, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मीन मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो क्या हम वेरिएंस निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन की स्क्यूनेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास डाला है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एक तो ये फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, अगर मोड ना दिया हो तो मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास कोएफिशिएंट की वैल्यू तो दी हुई है -0.6 इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय -0.6, माइनस माइनस कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 4, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वेरिएंस बोला है तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा डी 16। नेक्स्ट, इफ आर बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल्स, तो ये इसका रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू √bxy मल्टीप्लाई बाय by(x), दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, और ये हमने कोरिलेशन की प्रॉपर्टी के टाइम डिस्कस किया था। इफ 2 रिग्रेशन इक्वेशन आर गिवन देन द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली, जब भी क्वेश्चन में हमसे मीन वैल्यू बोलेगा तो हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा इक्वेशन x एंड y है और कौन सा y और x है,
हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में मीन एक्स मीन वाई ले लें और सेकेंड में भी मीन एक्स मीन वाई ले लें। क्यों? क्योंकि मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओरिजिन से भी अफेक्ट करता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 3 मीन एक्स प्लस 15 मीन वाई इज इक्वल टू 39 और सेकेंड इक्वेशन है 3 मीन एक्स माइनस 2 मीन वाई इज इक्वल टू 5। ये कट जाएगा, ये बचा 17 मीन वाई इज इक्वल टू 34 और मीन वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में दिया है। तो इसकी हेल्प से हम लोग x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोग खुद से कर लेना, वैसे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन में मीन y की वैल्यू 2 दी है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, मीडियन। तो यहाँ हम लोग बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। -0.1 इज इक्वल टू Q3 कितना है 45, Q1 भी गिवन है 25 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, 70 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय 20। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जगह -2 माइनस 70 इज इक्वल टू -2 मीडियन, -72 इज इक्वल टू -2 मीडियन, माइनस माइनस कट जाएगा, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 36 जो कि ऑप्शन ए में दी है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स गिवन है तो क्या हम वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया है 50%। हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया है एक्स का, बट मीन तो दिया है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया तो मीन भी निकालेंगे इसकी स्क्वायरिंग करके, जो कि होगा 9। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। फॉर श्योर इवेंट ए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा किसके बराबर होगी 1 की, तो करेक्ट आंसर होगा ए। फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। नेक्स्ट, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दिया है, द इवेंट्स ए एंड बी आर। अब इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना और जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका हम पिन भी कर देंगे। साथ ही साथ इसका डिटेल डिस्कशन पार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल सम 8 इज एग्जैक्ट 8 की बात कर रहा है तो 2 के साथ 6 हो गया, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3 एंड 6 के साथ 2। इसके अलावा आप कुछ भी ऐड करोगे ना कभी भी एग्जैक्ट 8 नहीं आएगा। तो ओवरऑल 5 टाइम्स ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि सम टोटल 8 आएगा। एंड अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं 6 × 6 तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 36। तो करेक्ट आंसर होगा सी 5/36। नेक्स्ट, out of total outlay 40,000 crores during an annual plan of a country, the central angle represented by indication of amount of रुपीज़ x crore is 72 डिग्री। अब ये कह रहा है कि x crore है और टोटल कितना है 40,000, मल्टीप्लाई बाय हमने इसको 360 डिग्री किया होगा तब हमारा 72 डिग्री आ रहा है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, तो उसको सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 8000। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, गिवन अ टेबल जहाँ हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें बताना है बिटवीन 150 एंड 200। अब यहाँ वैल्यूज़ देखो क्या लिखा है, ग्रेटर देन 150 कितना है 32 एंड ग्रेटर देन 200 कितना है 9। तो हम इसके बीच का डिफरेंस निकाल लें, इसके बीच का डिफरेंस आएगा 23 और हमें यही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए था, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है, आपको क्लास मार्क्स बताना है सेकेंड क्लास का। क्लास मार्क्स मतलब क्या होता है, मिड मार्क्स, और इसका मिड मार्क कितना होगा 17.5। कैसे, 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन फॉर द सीरीज इज, सिंपल है, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देना जो कि 7 दिया हुआ है। तो इसका टोटल आएगा 35 डिवाइडेड बाय 7 आप करोगे तो आंसर आएगा 5। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है हमें तो क्यूबिक रूट करेंगे। क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा 3 क्यूबिक रूट 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 और 3 का स्क्वायर। अब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे
और इसको कैसे लिख सकते हैं, जब हम क्यूबिक रूट ओपन करें तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा 3। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 ऑब्जर्वेशन इज, ये रेंज का हमेशा हाफ होता है, दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस का क्या होगा, हाफ। ये सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर भी बताया, बट एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब यहाँ क्या है, रेंज। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम द मीन आर, द मीन डेविएशन इज, अब क्योंकि हमसे मीन डेविएशन पूछा और मीन डेविएशन मतलब क्या होता है, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। ये एब्सोल्यूट डेविएशन सी दिया हुआ है, डी को कैलकुलेट करके दिया है, तो बस आप डी को टोटल कर लो, देख लो आंसर कितना आ रहा है। जब हमने इसको टोटल किया तो टोटल आ रहा है 60 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो करेक्ट आंसर होगा सी 12। नेक्स्ट, arithmetic mean of 40 observation of a variable is 25 and standard deviation is 4. The sum of square of all observation is, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 4 इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर मेरे पास नहीं दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 40 माइनस अरिथमेटिक मीन भी दिया हुआ है 25। बस हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ये हो जाएगा 16 समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 माइनस 625। इसको इधर ले आओ और 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी समेशन एक्स स्क्वायर की 25640, जो कि ऑप्शन ए में दी है। नेक्स्ट, हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, एक्स की वैल्यू दी है, ये एक्स नहीं है, ये मीन एक्स है, और वेरिएंस ऑफ वाई दिया है, तो क्या हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई चाहिए एंड मीन ऑफ वाई चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो यहाँ से आ जाएगा 5, और मीन ऑफ वाई कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन है y प्लस 2x इज इक्वल टू 10। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने बताया था कि ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है, स्केल से भी इफेक्ट होता है, तो यहाँ से मीन y हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। मीन y कितना आ गया 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 और 125%, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन गिवन है, तो क्या हम मोड निकाल सकते हैं? हाँ, कार्ल पियर्सन में सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। मीन कितना है 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन गिवन है 30, मोड नहीं गिवन है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे पास मोड की वैल्यू आएगी 26.8, जो कि ऑप्शन डी में दिए, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन y गिवन है, बी वाई एक्स गिवन है, r गिवन है, तो क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन x निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। बी वाई एक्स का फॉर्मूला है r स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x। मेरे पास बी वाई एक्स दिया है 0.48, मेरे पास r दिया हुआ है 0.6, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 4, तो क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन x निकाल सकते हैं? हाँ, सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू आ रही है 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी बी 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होगी। रीजन बीइंग ये 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो ये हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू 3/4 माइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/6 माइनस 3/4। हम एलसीएम ले लेते हैं 12, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, तो 1/12 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि हिस्टोग्राम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो करता है और मोड भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो करता है। नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस बी 19, तो क्या हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, 19 इज इक्वल टू 14 प्लस 16 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 95 माइनस 76 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 19, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 24 विद वेट 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली इज, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ही है, सिंपल है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर दिया है, 24 टू द पावर 1 दिया है। 24 का अगर हम एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब एंड 3, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल वेट है वो 3 है, तो यहाँ हम क्यूबिक रूट लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, अंडर रूट 3 टू द पावर क्यूब 2 टू द पावर क्यूब।
आप क्यूबिक रूट ओपन करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 6। नेक्स्ट, द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज, ये आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना क्योंकि मीन डेविएशन का हमने फॉर्मूला बताया समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ जब हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो x माइनस मीन से नहीं करके मीडियन से करेंगे। इसका आंसर आना चाहिए A8। नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 6, द वैल्यू ऑफ n इज, हमने देखो ये पॉइंट बताया भी है कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात करें तो इसका अरिथमेटिक मीन होता है n+1/2। ये दिया हुआ है 6, तो n+1 इज इक्वल टू 12 हो गया और n इज इक्वल टू 11 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी सीरीज़ का, एंड ये ओवरऑल 84 MCQs थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिन क्वेश्चंस का आंसर हमने बोला आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट हम उसको पिन कर पाएँ, एंड कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर डिटेल में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।